अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। वैल्यू डिक्रीज होगी हमेशा। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इजी वर्ड्स में अगर कहा जाए तो मोमेंटम आपकी बॉडी की एक एनर्जी या एक फोर्स होती है। आपकी बॉडी की एनर्जी या फोर्स होती है जो किस पर डिपेंड करती है? आपकी मास पे और वेलोसिटी पे। यानी कि जब कोई एक बॉडी मूव कर रही होती है तो उसके अंदर एक मोमेंटम जनरेट होता है, या एक जो है वो स्पीड, जो इफेक्ट आपको जो फील हो रहा होता है ना अपनी बॉडी में, आप चल रहे हैं या भाग रहे हैं या फिर आप जो है वो कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपको अपनी बॉडी में एक चीज फील हो रही होती है कि लाइक यू आर डूइंग समथिंग, you're फीलिंग अ फोर्स ऑन यू, या कोई इस तरह की चीज अगर आप फील करते हैं तो दैट इज बेसिकली योर मोमेंटम। जो हर बॉडी में एक इंटरनल एनर्जी या इंटरनली एक फोर्स प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। अब वो डिपेंड पे किस किस चीज पे करती है? दैट सिंपली डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन हम ये लिख सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, दैट इज डिनोटेड बाय P। ठीक है, P इज इक्वल टू mv। तो ये मोमेंटम का आपके पास सिंपल फॉर्मूला होता है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन एज वेलोसिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट ऑल्सो नीड्स अ डायरेक्शन। तो जिस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी, यानी जिस तरफ आप बढ़ रहे हैं या जिस तरफ आप मूव कर रहे हैं, उसी तरफ आपकी बॉडी का मोमेंटम भी मूव करता है उसी डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो इट्स सिंपल एज दैट। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम इज फॉर मास, मीटर पर सेकेंड इज फॉर वेलोसिटी। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो गया, या आप उसको न्यूटन सेकेंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ इज यूज टू रिलेट फोर्स एंड मोमेंटम। अब हम लोग क्या करते हैं कि मोमेंटम और फोर्स को आपस में रिलेट भी कर सकते हैं। अच्छा, वाली बात है कि फोर्स और मोमेंटम को कैसे रिलेट करते हैं, उसकी डेरिवेशन है पूरी, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट। तो गोल्फर हिट्स अ बॉल हैविंग मास 45 ग्राम। देखिए एक गोल्फर है यानी गोल्फ प्लेयर है जो कि बॉल को हिट करता है, जिस बॉल का कितना मास है? 45 ग्राम है। आफ्टर द शॉट द बॉल ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड। कि शॉट करने के बाद जो बॉल है वो 80 मीटर पर सेकेंड से की वेलोसिटी से, स्पीड से ट्रेवल करी है। What magnitude of momentum does the golfer imparted to the ball? तो उस बॉल के अंदर कितना मोमेंटम जो है वो जनरेट हुआ है वो निकाला है। इट्स वेरी सिंपल। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो कि हमारे जो SI यूनिट्स होते हैं हमें न्यूमेरिकल उसमें ही चाहिए होता है, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने अगर मास को ग्राम में दिया हुआ है तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू किलोग्राम्स, राइट। उन लोगों को ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना है इसको, और वेलोसिटी का तो आपके पास मीटर पर सेकेंड है तो यू डोंट नीड टू कन्वर्ट दैट। और सिंपल आपको जो है वो क्या निकालना है? मोमेंटम। फॉर्मूला क्या है मोमेंटम का? P इज इक्वल टू mv। m की वैल्यू आपने डाली, v की वैल्यू डाली, यू मल्टीप्लाइड देम एंड यू गेट द मोमेंटम। ठीक है, दैट्स इट।
तो इसी तरीके से आपके पास जो है वो क्या आ जाएगी, मोमेंटम आपके पास, कि उस बॉल को जो उसने किया है, उस बॉल को जो इस बंदे ने हिट किया है, तो उसकी क्या मोमेंटम होगी वो आपके पास शो हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको चेंज लेना होता है वो उसके साथ बस आप ये लगाते हो, डेल्टा पी इज फॉर चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा टी इज फॉर चेंज इन टाइम, डेल्टा कैपिटल टी इज फॉर चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा वी इज फॉर चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा ए इज फॉर चेंज इन एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये आपके पास डेल्टा इसका मतलब होता है चेंज, यानी इन सब में फाइनल और इनिशियल आएगा, कि यानी कि पहले एक चीज थी अब चेंज होगी। इम्पल्स हमारे पास चेंज इन मोमेंटम होता है। ठीक है, इम्पल्स क्या होता है मेरे पास, चेंज इन मोमेंटम होता है। इम्पल्स एंड चेंज इन मोमेंटम आर द सेम। ठीक है, इम्पल्स इज बेसिकली द चेंज इन मोमेंटम, जो मोमेंटम के अंदर चेंज आता है, एंड बिकॉज एक सडन चेंज से एक फोर्स चेंज हो रही है, मोमेंटम चेंज हो रही है बॉडी के अंदर, तो वो उस बॉडी के अंदर एक ऐसी फीलिंग प्रोड्यूस होती है, या वो जो चेंज की वजह से एक झटका होता है, दैट इज इम्पल्स इज द चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो आपको ये पता, ये हमारे पास सिंपल फॉर्मूला था। अब अगर मुझे इम्पल्स के लिए फॉर्मूला चाहिए तो मैं सिंपल पी को जो है वो एफ के पास ले जाऊंगी, तो यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई, तो इम्पल्स इज व्हाट, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द टाइम इंटरवल ओवर विच द फोर्स एक्ट इज ऑफन गिवन एज द सिंपल जे, और इसका सिंबल जो है वो क्या होता है, जे होता है। इसको जे के तौर पे भी हम यूज कर सकते हैं। Impulse is a vector quantity and the direction of impulse is the same as the direction of the force that causes it and had the same SI unit as the momentum। और momentum का की यूनिट होता है बस, और मोमेंटम डायरेक्शन जो है वो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में आपका इम्पल्स भी होता है। ठीक है, इनके आप डिफरेंट मोशंस में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चेंज इन मोमेंटम आप डिफरेंट मोशन में कैलकुलेट, चेंज इन मोमेंटम आप कहीं भी कर सकते हो, कोई भी बॉडी मूव करी उसके अंदर मोमेंटम है, आपको चेंज बॉडी इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो यानी इसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, मोमेंटम चेंज हो रहा है तो यानी इसके ऊपर फोर्सेस जो है वो डिफरेंट लग रहे हैं। अब ये आपके पास एक समझिए कि आपने क्रिकेट बॉल का एक ट्रिजेक्ट्री बनाई हुई है कि बॉल जाती है हाई और उसके बाद दोबारा नीचे आती है, तो अब इस पूरी ट्रिजेक्ट्री में क्या हो रहा है कि इसके अंदर जो वेलोसिटीज है वो चेंज हो रही हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स भी डिफरेंट फोर्स लग रही है। फोर्स कौन सी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स कह लें या कोई भी फोर्स जिसके ऊपर लग रही है, तो वो चेंज होती है, और एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल होता है जिसमें पूरी मोशन हो रही है। तो सिंपल इट्स दैट सिंपल, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं है कि जो आप समझ सकें या जो आपको नहीं आ रहा। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा बात, और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें डेफिनेशन आती है ज्यादा से ज्यादा दैट्स। और किस तरह से इम्पल्स क्रिएट हो सकता है, अच्छा ये, हाँ ये चीज हो सकती है कि इम्पल्स क्रिएट कैसे होता है। क्रिएट का मतलब इम्पल्स आता कैसे, चेंज आ कैसे रहा है मोमेंटम, तो चेंज मोमेंटम में तभी आता है जब भी कोई इसके अंदर फोर्सेस में चेंज आए, यानी फोर्स लग रही हो या कुछ हो। अब सिंपल आपके पास समझिए, जैसे ये एग्जांपल है कि एक जो 3 मासेस हैं अलग अलग, ठीक है, 3 अलग अलग बॉडीज है। अब ये तीनों बॉडीज जो है वो इसी एक जो है वो एरिया में वो घूम रही है। अब क्या हुआ कि वो अभी अपने अपने नॉर्मल अपने मोमेंटम में थी। अब अगर वो टकराती है एक दूसरे के साथ, टकराने की वजह से उनका जो है वो मोमेंटम चेंज होता है। क्या होता है, टकराई, उनके ऊपर फोर्स लगी, उसकी वजह से उनका जो मोमेंटम है, जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या हो गई, चेंज हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इनका मोमेंटम चेंज हुआ और उनके अंदर एक इम्पल्स आ गया। अब वो जो जर्क वाली बात है ना, झटके वाली बात, वो खुद इमेजिन करें कि जब दो बॉडी आपस में कोलाइड कर रही हैं, टकरा रही हैं, तो वो टकरा के झटका खा के पीछे हो जाती हैं। तो दिस इज बेसिकली द मीन्स। ठीक है, have the new topic that is force and change in momentum। ठीक है, अब फोर्स की वजह से मोमेंटम में किस तरीके से चेंज आता है, ये क्या चेंजेस हो सकती है, हम उसको आप पढ़ते हैं। हमने क्या पढ़ा था, मोमेंटम क्या होता है, किसी बॉडी की इंटरनल एक एनर्जी या इंटरनल फोर्स होती है, जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नली फोर्स लगाई जाए या वो बॉडी मोशन में लाई जाए तो उसके अंदर एक मोमेंटम जनरेट होता है। ठीक है, जो कि इस बॉडी की इंटरनल एक क्या कह सकते हैं आप, फोर्स है या एनर्जी है एक तरह से। ठीक है, अब फोर्स क्या होता है, अब फोर्स का मोमेंटम पे क्या इफेक्ट होता है, फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन के
वी ऑल नो कि फोर्स जो है वो क्या करती है, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आती है किसी भी बॉडी के अंदर। इन अ बॉडी ऑफ मास m, किसी बॉडी के अंदर जिसका कोई ना कोई मास होगा, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है दैट इज F इज इक्वल टू ma, यानी जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उसका कोई ना कोई मास होता है और उसके ऊपर एक स्पेसिफिक एक्सेलरेशन जनरेट होती है। सो द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, जो एक्सेलरेशन इसमें से प्रोड्यूस हुई है, अच्छा ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है हार्ड एंड फास्ट कि भाई आप लोगों को समझ में नहीं आनी हो, ठीक है। तो इट्स वेरी वेरी इजी। अब क्या है इसके बाद कि द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द वेलोसिटी, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है बिकॉज आपने फोर्स लगाए हैं, और एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी आपके पास चेंज है, यानी कि वेलोसिटी जो है वो कोई ना कोई उसके अंदर चेंज आया है, यानी वो स्पीड अप हुई है कोई भी चीज़, या उसके कम हुई है, तो ये जो भी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी से उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो चेंज हुई है। वो किस वजह से होता है, फोर्स की वजह से होता है। तो अब हमें पता है कि एक्सेलरेशन का क्या जो है फॉर्मूला होता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी में क्या आता है, vf माइनस vi अपॉन टाइम डेल्टा टी, यानी कि स्पेसिफिक टाइम में वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आया है वो हमें एक्सेलरेशन बता रहा होता है। नाउ अब हमने क्या किया कि ये एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है इसको मैंने पुट कर दिया इस जगह, ठीक है। F इज इक्वल टू एम ए में मैंने ए की जगह एक्सेलरेशन की वेलोसिटी, F इज इक्वल टू एम और ए की जगह वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए टी, सॉरी डेल्टा टी। और अब अगर इसको मैं, ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब अगर मैं देखूँ तो ये m जो है वो ऊपर वाली जो वैल्यूज है, क्योंकि m इज इन द न्यूमिनेटर, तो m जो है वो जो ये वाला न्यूमिनेटर है वी एफ माइनस वी आई, किसका क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब भी हम वेरिएबल्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसी तरह मल्टीप्लाई करते हैं कि m वी एफ के साथ मल्टीप्लाई होगा तो m वी एफ आ गया, माइनस एज इट इज आ गया, और m वी आई के साथ मल्टीप्लाई आ गया तो m वी आई। तो ये मेरे पास एक और नई इसकी शक्ल आ गई। अब मुझे पता है कि एम वी तो मेरे पास मोमेंटम होता है, हमने ऊपर पढ़ा था कि P इज इक्वल्स टू एम वी। व्हाट इज P? P इज मोमेंटम विच इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो मेरे पास ऊपर तो एम बी आ रहा है दोनों जगह पे, अब एक आ रहा है एम बी एफ, एक आ रहा है एम बी आई। अब इसको मैं पहले यहाँ से एक चीज समझाने की कोशिश करती हूँ कि अगर मेरे पास डेल्टा पी की बात हो रही, यानी चेंज इन मोमेंटम की बात, किसी भी चीज की अगर मैं चेंज की बात करती हूँ तो हम हमेशा क्या करते हैं कि फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं, ऐसा ही होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब अगर मैं सिर्फ फाइनल मोमेंटम की बात करती हूँ, फाइनल मोमेंटम की अगर मैं बात कर रही हूँ तो फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम बी। अब मास तो फाइनल हो, इनिशियल हो, ऊपर हो, नीचे हो, मास तो सेम ही रहेगा, बट वेलोसिटी फाइनल है तो इसीलिए वो फाइनल मोमेंटम की बात हो रही है ना। वेलोसिटी के फाइनल होने की वजह से जो मेरा पास मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम आया है। तो इसका मतलब पीएफ का जो है वो फॉर्मूला क्या होता है, एमपीएफ। और इसी तरह इनिशियल वेलोसिटी सॉरी इनिशियल मोमेंटम के लिए जो फॉर्मूला होगा दैट वुड बी एम वी आई, ठीक है। इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, एम वी आई। अब अगर मेरे जहन में ये चीज होगी तो मुझे, अब अगर मैं अपने इस इक्वेशन को देखूं तो मुझे समझ में आता कि यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर, एक मिनट, कि ये जो इक्वेशन मेरे पास नई इक्वेशन बनी है F इज इक्वल्स टू एम बी एफ माइनस एम बी आई अपॉन टी। तो ये एम बी एफ मुझे नजर आ रहा है कि ये रहा, और एम वी आई जो है वो तो ये रहा। तो यानी कि मैं इनको पी एफ और पी आई से रिप्लेस कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। मैंने इनको रिप्लेस कर दिया पी एफ माइनस पी आई से, ठीक है। व्हाट इज P? P इज बेसिकली दी मोमेंटम। फिर इनको रिप्लेस करने के बाद अब मुझे पता है कि पी एफ माइनस पी आई है वो तो डेल्टा पी के बराबर है, तो मैं यानी डेल्टा पी भी लिख सकती हूँ उसकी जगह। तो मैंने ये लिख दिया डेल्टा पी अपॉन टी। तो हमारे पास फोर्स और मोमेंटम का रिलेशनशिप कैसे आता है कि फोर्स की वजह से मोमेंटम में चेंज आता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि फोर्स इज, अब यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल होगी, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अब टाइम रेट लिखे या रेट ऑफ चेंज ऑफ लिखे एक ही बात है। जब भी आप रेट ऑफ चेंज कहते हैं ना, रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है कि हमेशा
डेल्टा टी आता है डिनोमिनेटर में, यानी कि एक टाइम से उसको रिलेट कर रहे हैं आप, ठीक है, कि इतने टाइम में इसकी इतनी मोमेंटम चेंज हो गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, पी इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। वो किसके बराबर है? फोर्स के बराबर है, ठीक है। कि मिस व्हाट इज लीनियर? तो हमारे पास एक होती है चीज लीनियर, एक एंगुलर। जब कोई चीज स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल कर रही हो तो वो लीनियर के अंदर आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर। ये अभी हम आगे, आई डोंट नो कि इस चैप्टर आगे कौन से चैप्टर में आएगा, बट इसको कहते हैं लीनियर। और एक हमारे पास होता है एंगुलर। एंगुलर कब होता है? जब कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही हो या सर्कुलर मोशन में मूव कर रही हो, तो उसके अंदर जो भी चीजें आती है, वेलोसिटी भी एंगुलर होती है, मोमेंटम भी एंगुलर होता है, डिस्टेंस भी एंगुलर होता है। तो वो हम बाद में पढ़ेंगे जब हम इस टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट पी इज लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी एंड इट इज इक्वल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। दिस मीन्स दैट फॉर सडन चेंज इन मोमेंटम फोर्स इज लार्ज एंड वाइस वर्सा। कि अगर आप मोमेंटम चेंज, मोमेंटम अंदर कोई भी चेंज आएगा तो आपके पास फोर्स उसी अकॉर्डिंग से आप फोर्स देते हैं, या जिस अकॉर्डिंग से आप फोर्स चेंज करेंगे उस अकॉर्डिंग से आपका मोमेंटम चेंज हो। यस, तो जिसी तरीके से आप इसको क्या कह सकते हैं? फोर्स को आप रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही कह सकते हैं, ठीक है। फोर्स इज ऑल्सो इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ऐसा फॉर्मूला करने की चीज एक है, ये जो मैंने साइड पे लिखे हैं ना, ये मैंने इसलिए लिखा था, एक मिनट, ये फॉर्मूला मैंने साइड पे इसलिए लिखे हैं ताकि जो डेरिवेशन हम कर रहे हैं वो आप लोग को समझ में आए कि ये पी कहाँ से आ रहा है, पी एफ कहाँ से आ रहा है, पी आई कहाँ से आ रहा है। तो अब आपको जब आप डेरिवेशन कर रहे होंगे तो आपको याद होगा कि हाँ, ये तो मोमेंटम के फॉर्मूला मोमेंटम है, तो इस वजह से ये इस तरह से हुआ। तो अब आपको ये चीज़ कभी भूलेगी इस तरीके से, ठीक है। मोमेंटम का फॉर्मूला तो डेफिनेशन में है, तो ये तो आपको याद होना ही चाहिए। और आपको पता है कि जब भी किसी चीज़ का आप चेंज निकालते हैं, चाहे वो कुछ हो, चाहे वो टाइम है, टेम्परेचर है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, कोई भी चीज़ है, जब भी उसका डेल्टा या उसका चेंज निकलता है तो हमेशा दैट इज एफ माइनस आई, यानी फाइनल माइनस इनिशियल हो, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ये हमारे पास क्या हो गई? फोर्स एंड चेंजिंग मोमेंटम का रिलेशनशिप हो गया। अब यहाँ पे एक जो है वो न्यूमेरिकल है कि फोर्स वो डिफिकल्ट टू स्टॉप if their brakes fail and are traveling from an inclined road। आप कह रहे हैं कि दो चीजें आपने निर्णय दी है, अब दोनों में से किसको रोकना मुश्किल है? व्हाट इज डिफिकल्ट टू स्टॉप? किस वाले को रोकना मुश्किल है अगर उसके ब्रेक्स फेल हो जाए? अब उसकी डिफरेंट उन्होंने हमें सिचुएशन दी है। अब यानी कि मुझे दोनों के फोर्सेस निकालने हैं कि कार पे कितना फोर्स लगेगा और टी पे कितना फोर्स लगेगा, यानी ट्रक पे कितना फोर्स लगेगा, जिससे मुझे पता चलेगा जिस पे ज्यादा फोर्स लगेगी वो चीज मेरे पास क्या होगी कि उस चीज को मेरे लिए रोकना थोड़ा सा मुश्किल होगा, यानी कि मुझे ज्यादा फोर्स चाहिए उसके लिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है? कार का मास गिवन है, ट्रक का मास गिवन है, एम सी एंड एम टी। फिर कार की वेलोसिटी गिवन है और ट्रक की भी सेम ही वेलोसिटी है और सेम ही टाइम है दोनों का, ठीक है। टाइम कितना है? 5, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की कितनी है? 8, और फाइनल वेलोसिटी तो हमारे पास 0 होती है क्योंकि दोनों जो है वो फाइनली स्टॉप। फाइनल वेलोसिटी 0 क्यों होती है? क्योंकि जो ट्रक और कार है दोनों को मुझे रोकना है, तो यानी कि एंड पे उन दोनों की मोशन स्टॉप होंगी, तो मोशन स्टॉप होती है तो यानी कि बॉडी रेस्ट पे आ रही है, यानी कि इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो फाइनल वेलोसिटी रेस्ट पे क्या होती है आपके पास? 0। अब आपने क्या करना है? दोनों का आपने मोमेंटम निकालना है, फोर्स और मोमेंटम का रिलेशनशिप निकालना है। अब आपके पास क्या रिलेशनशिप होता है कि फ्रॉम द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम क्या था हमारे पास कि एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। अब डेल्टा पी या वो निकालने के लिए, पी निकालने के लिए आपके पास क्या, पी का क्या फॉर्मूला होता है? एम बी। अब एफ इज इक्वल्स टू एम वी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा एम वी कर, चलो ये पी की जगह मैंने एम वी लिख दिया है। तो अब आपने इसका फाइनल इनिशियल वाला वही सेम फॉर्मूला लगाना है, आपने इसके अंदर जो है वो वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास आ जाएगा। अच्छा, फॉर्मूला आप कौन से लगाओगे? रुको मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो।
और फॉर्मूला वो क्यों लगाओगे मैं वो भी बता दूँ। फॉर्मूला आप लगाओगे कौन सा वाला, MBF माइनस MVI। क्यों लगाओगे ये फॉर्मूला? क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में मास और वेलोसिटी की टर्म्स में बात हुई, मोमेंटम की टर्म में बात की, यानी ये पी कहीं पे गिवन ही नहीं है, उन्होंने आपसे मास और वेलोसिटी में बात की। अब हाँ, आप ये कर सकते हैं कि अलग से मोमेंटम का एफ कॉम्पोनेंट निकालें, फिर इनिशियल मोमेंटम निकालें, फिर उनको यहाँ पे पुट करें, तो वो बहुत लंबी कहानी है। आप डायरेक्ट जो है वो फॉर्मूला लिखिए और उसके अंदर आपने वैल्यूज पुट करनी है, कैलकुलेट करना है। सिंपल, आपके पास एम भी है, आपके पास वीएफ भी है, एम भी है, वीआई भी है और डेल्टा टी भी है। आपने इनकी वैल्यूज डालनी, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आपके पास दो तरीके के आंसर्स आए। अब कोई पूछेगा कि मिस फोर्स तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती, फोर्स नेगेटिव कैसे आ रही है, माइनस का क्या मतलब है? माइनस का ये मतलब है कि जो ट्रक या कार है वो ऐसे मूव कर रही थी, लेकिन आप फोर्स उस पर उल्टी लगा रही है। उसको रोकने के लिए तो उल्टी फोर्स लगाओगी ना, तो उस उल्टी फोर्स की वजह से इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसी वजह से हम इसको नेगेटिव में कंसिडर करते हैं। तो ये जो नेगेटिव साइन है ये सिर्फ इसकी डायरेक्शन बता रहे हैं मेरे पास, ठीक है। नेगेटिव साइन क्या बता रहे हैं? ये सिर्फ इसकी डायरेक्शन बता रहा है। इसी तरह आपने कार का निकाला, एग्जैक्टली एज इट इज आपने ट्रक का निकाला। ऊपर कार वाले में सिर्फ आपने मास कार का डाला था, नीचे आपने ट्रक वाले में सिर्फ आपने मास ट्रक का डाला था, बाकी सब चीजें एज इट इज थी। अब इसका आंसर जो है वो क्या आया है, 1920 न्यूटन, और इस पे फोर्स आपने 16,000 फोर्स लगानी है। अब आपके पास न्यूटन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। अब आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम में जो मोमेंटम है वो आपकी कंजर्व रहती है। मतलब क्या है इस चीज का, हम इस चीज को देखते हैं। इसको मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है इसका। अच्छा, इसको पहले मैं आप लोगों को एक दूसरी एग्जांपल से समझाती हूँ, उसके बाद हम इस वाले एग्जांपल पे पर आए, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोगों को पहले एक हल्का सा आसान सा कॉन्सेप्ट बिठाना चाह रही हूँ आपके दिमाग में, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा जो डिफिकल्ट वाला पार्ट है वो हम उसके फिर बाद में आए, ठीक है। अब अभी हमने क्या बात की, हमने अभी बात की आइसोलेटेड सिस्टम की, राइट। कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके ऊपर एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लग रही, सिर्फ वो इंटरनली एक दूसरे पे कोई ना कोई फोर्स वो लगा रहे होंगे। तो या समझो कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग भी रही है तो उसका कोई इस पे असर नहीं पड़ रहा, सही। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम पढ़ लिया। दूसरी चीज हमने पढ़ी अभी, बल्कि अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है आपके पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब कंजर्वेशन का क्या मतलब है? कोई चीज कंजर्व करने का मतलब होता है कि सेम रहना, ठीक है, या नॉट चेंजिंग। ये आपके पास क्या है मीनिंग्स है? ये आपके पास कंजर्व के मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जरा देखते हैं कि भाई ये मोमेंटम वाले सीन में इन्होंने मुझसे कंजर्वेशन की क्यों बात की, और ये क्या समझ नहीं आ रही कि मोमेंटम कैसे चेंज नहीं होगा, सेम कैसे रहेगा। अब मैं आप लोगों को समझाती हूँ एक चीज, ठीक है। सबसे पहले तो मोमेंटम की क्या आपके पास डेफिनेशन है, मोमेंटम की हम डेफिनेशन कर लेते हैं। मोमेंटम की डेफिनेशन है E इज इक्वल टू m इंटू v, मास इंटू वेलोसिटी। E इज मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, ये इसका क्या है आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे एक आइसोलेटेड सिस्टम की। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो दो बॉल्स हैं, ठीक है। दो बॉल्स है, एक का मास जो है वो है मास m1 और एक का मास है मेरे पास m2, सही है। अब क्या हो रहा है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब कि एक्सटर्नली इसका कोई फोर्स नहीं लग रही, इनके अंदर ऑटोमेटिकली एक फोर्स है। वो फोर्स ये है कि ये वाली बॉल भी इस पोजीशन में जा रही है, ये वाली बॉल भी इस पोजीशन में जा रही है। जो छोटी वाली बॉल है, ये वाली जो m1 मैंने जिसको लिखा है, इसकी वेलोसिटी जो है वो है आपके पास
इसकी वेलोसिटी जो है वो है आपके पास u1, u क्यों लिखा मैं अभी आपको बताती हूँ। और जो दूसरी बॉल है इसकी वेलोसिटी है u2, ठीक है। अच्छा, इनिशियल को हम लोग मोमेंटम में u बोलते हैं और फाइनल को मोमेंटम में v कहा जाता है, ठीक है। अब बॉडी 1 की इनिशियल है तो u1 और बॉडी 2 की इनिशियल है तो u। अच्छा, वैसे एक और चीज, ये जो आपकी बॉडी 1 होती है वो हमेशा बड़ी होती है, तो मैं इसको बड़ा कर लूँ, सही है। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो बड़ी होती है और जो बॉडी 2 होती है वो छोटी होती है कंपैरेटिवली फ्रॉम बॉडी 1, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से ड्रॉ कर देती हूँ, हम बराबर भी कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, इसकी u2 है। अब मसला इस तरह है कि जो u1 है वो ज्यादा है और u2 है वो कम है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये दोनों बॉल्स आपस में जो है वो क्या, ये दोनों बॉल जो है वो क्या कर रही है कि आ, एक डायरेक्शन में जा रही है। अब इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसका मतलब ये तेज भागेगी या स्लो होगी, है ना। m1 जो है ये तेज होगी, m2 जो है वो स्लो होगी। इस दोनों बिल्कुल सेम एक ही लाइन के अंदर जा रही है दोनों, ठीक है। इसका मतलब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये m1 और m2 जो है ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, टकरा जाएंगी। ये दोनों आपस में क्या होगी, टकरा गए, ठीक है। अब टकराने के बाद क्या हुआ, टकराने के बाद टकरा के उसके बाद दोबारा से चलने लगे, दोबारा इसके अंदर मतलब ये मूव ही कर रही है, सही, रुकी नहीं। टकराने के बाद ये आगे चलने लगी। अब जब टकराने के बाद क्या हुआ कि आपके पास m2 और m1, अब इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर ये हुआ कि अब ये दोनों दोबारा सेपरेट तो हुई, लेकिन अब दोनों की वेलोसिटी चेंज हो गई। अच्छा, अब मैं इसकी आपको एग्जांपल बताती हूँ। आपने फर्ज करें कि एक बॉल जो है वो ऑलरेडी चल रही है, सही है, एक बॉल ऐसे घूम रही है, आपने पीछे से एक और बॉल मारी और बहुत जोर से मारी। जब इसका मतलब जो पहले बॉल चल रही है उसकी वेलोसिटी कम है, जो आपने बॉल अभी मारी उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो जब ज्यादा वेलोसिटी वाली बॉल कम वेलोसिटी वाले से लगती है तो उसकी जो कम वेलोसिटी वाली बॉल होती है उसकी वेलोसिटी तेज हो जाती है ना, वो बॉल एकदम से तेज हो जाएगी और जो पहली वाली वेलोसिटी, जो पहली वाली बॉल थी वो स्लो डाउन हो जाएगी, सही है। मतलब क्या होता है कि आपने क्या किया, या उस बॉडी ने क्या किया, अपनी एनर्जी जो है ये अपनी वेलोसिटी इसके अंदर ट्रांसफर कर दी, सही है। एक सेंस हमारा क्या बनता है कि इसने अपनी वेलोसिटी जो है वो दूसरे के अंदर ट्रांसफर कर दी। तो यानी टकराने के बाद, अच्छा मासेस तो चेंज नहीं होते, मास तो सेम ही रहता है, ये बात तो मुझे पता है। तो सिर्फ इसमें चेंज किस में आएगा, इनकी वेलोसिटीज में। अब इसकी वेलोसिटी u1 से चेंज होकर v1 हो गई, इसकी वेलोसिटी u2 से चेंज होकर v2 हो गई। अच्छा, अब इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि अगर u1 m1 की वेलोसिटी थी, तो जैसा अब मैंने कहा कि m1 ने अपनी वेलोसिटी m2 को दे दी तो m2 की वेलोसिटी u1 हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है, सही है। इसका मतलब ये है कि अब मैं इसको आपको एक और तरह समझाती हूँ, ठीक है। देखो भाई, ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स, 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए। लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। फर्ज करो कि जो बॉडी ए है, मास इसका समझो कि इसका मास 2 है, इसका भी मास 2 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मास इसका यहाँ भी 2 रहेगा, यहाँ भी 2 रहेगा, यहाँ भी 2 रहेगा, यहाँ भी 2 रहेगा, मास तो चेंज होगा ही नहीं, है ना। वेलोसिटी में क्या फर्क आएगा कि वेलोसिटी इसकी जो है यहाँ पे है वेलोसिटी, वो इसकी है 4 और यहाँ इसकी वेलोसिटी, इस वाले की वेलोसिटी है 2। इनिशियल वेलोसिटी m1 की 4 की और m2 की थी 2, सही है। टकराने के बाद m1 की जो है वेलोसिटी वो हो गई आपके पास 2 और m2 की वेलोसिटी हो गई 4। तो चेंज करने का मतलब ये होता है, पहली बात, ठीक है, ये बात समझ में आई। अच्छा, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब ये होता है कि
इसको हम बोलते हैं बिफोर कोलिजन, इसको हम बोलते हैं आफ्टर कोलिजन। ये क्या हो रही है, ये कोलिजन हो रही है, कोलिजन, कोलिजन का मतलब होता है टकराना, सही है। तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या होता है आपके पास कि बिफोर टकराने से पहले और टकराने के बाद मोमेंटम सेम रहे। ये लॉ मुझे क्या कहते हैं कि दो बॉल जब टकरा रही थी, टकराने से पहले उनका मोमेंटम और टकराने के बाद, यानी इन दोनों के मोमेंटम को मैं प्लस कर दूंगी तो दोनों का मोमेंटम पहले भी सेम था और बाद में भी सेम था। अब ये कैसे, आपने तो मिस अभी बताया कि दोनों की तो वेलोसिटीज चेंज हो गई, तो जब वेलोसिटीज चेंज हो गई तो मोमेंटम तो होता है ये m इंटू v, जब वेलोसिटी चेंज हो गई तो ये तो मोमेंटम भी चेंज हो जाना चाहिए, है ना। अब हम इसको देखते हैं। अब देखो ये जो सिस्टम है, ये आपके पास m1 है, ये आपके पास m2 है, सही है। यानी इसकी जो वेलोसिटी निकलेगी इसको मैं समझो p1 कह रही हूँ, इसकी वेलोसिटी को मैंने कहा p2। अब जो हम कंजर्वेशन बात करते हैं वो हम कहते हैं इन दोनों की सम का, यानी कि p1 प्लस p2, इसका जो भी आंसर आता है वो इक्वल टू होता है, इसको मैं लिख देती हूँ p इनिशियल 1 और p इनिशियल 2, ऐसे लिख देती हूँ, p इनिशियल 2, यानी फर्स्ट बॉडी की इनिशियल मोमेंटम और सेकंड बॉडी की इनिशियल मोमेंटम, इन दोनों को जब मैंने आपस में प्लस किया तो इनका स्पेसिफिक कोई ना कोई आंसर आया होगा। फिर कोलिजन के बाद जब मैंने ये क्या है आपके पास p फाइनल 1 की p फाइनल और ये आपके पास बॉडी 2 की p फाइनल है, ठीक है। यानी बॉडी 2 का फाइनल मोमेंटम, ये बॉडी 2 का फाइनल, बॉडी 1 का फाइनल मोमेंटम। तो बॉडी 1 का फाइनल मोमेंटम प्लस मैंने किया बॉडी 2 का फाइनल मोमेंटम, तो इसका आंसर और इसका आंसर दोनों बिल्कुल सेम आने चाहिए। अब ये कैसे होगा, अब याद रखिएगा कि कोलिजन से पहले m1 कितना था 2 और u1 कितना था 4 और m2 था 2 और u2 था आपके पास 2। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाती हूँ, हम पढ़ने हैं अभी बिफोर कोलिजन, अभी हम इनिशियल लॉसेस की बात करें, ठीक है। p इनिशियल बॉडी 1 का प्लस p इनिशियल बॉडी 2 का, ठीक है। यानी ये कोलिजन से पहले की बात हो रही है। अब मुझे पता है p का क्या फॉर्मूला होता है, mv, है ना, ये भी mv होता है, मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ एक मिनट। p का क्या फॉर्मूला होता है mv। अब पहले मैं अगर पैब में इसको ओपन करके देखती हूँ, ठीक है, pi1 की जगह मैं लिखती हूँ m1, बॉडी 1 का मास m1 था और वेलोसिटी क्या थी इनिशियल u1, याद है मैंने बताया था इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो u1 होगी। फिर प्लस बॉडी 2 की मास जो है वो m2 और इनिशियल वेलोसिटी थी u2, ये बात समझ में आई। अब m1 कितना था मेरे पास 2 और u1 कितना था मेरे पास 4 प्लस m2 कितना था मेरे पास 2 और u2 कितना था मेरे पास, ये भी 2 था। अब इन दोनों को जब मैं प्लस करूंगी तो ये मेरे पास 2 प्लस 4 कितना, 2 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 2 4 जार 8 और 2 2 जार 4, 8 प्लस 4 12। यानी आप बिफोर कोलिजन जो आपकी मोमेंटम आई है वो कितनी आई है 12, ये बात समझ आई। अब हम पढ़ते हैं आफ्टर कोलिजन। अब आफ्टर की बात करिए, वही p1, अच्छा अब आएगा आपके पास pf1 प्लस pf2। अब उसको मैं ओपन कर रही हूँ m1 mu में। अब मास 1 m1 कहलाएगा, बॉडी 1 का मास m1 होता है और उसकी फाइनल वेलोसिटी अब क्या होगी v1, ये मैंने बात बताई थी। फिर मास 2, बॉडी 2 का मास m2 और बॉडी 2 का फाइनल वेलोसिटी v2 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब मैंने बताया था m1 मास तो इनके सेम रहते हैं, मास तो डिफरेंट नहीं होते, मैं मास पहले लिख देती हूँ। अब मैंने बताया था कि इनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं, तो जो u1 की थी वो u2 की हो जाए, वो जो बॉडी 1 की थी वो बॉडी 2 की हो जाएगी, जो बॉडी 2 की थी वो बॉडी 1 की हो जाएगी। तो बॉडी 2 की कितनी की 2, तो अब वो हो गई बॉडी 1 की, और बॉडी 1 की थी 4, अब वो हो गई बॉडी 2 की। 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 8 प्लस 4 12। वेलोसिटीज यहाँ चेंज हुई, यहाँ डिफरेंट थी, यहाँ डिफरेंट थी, बट आंसर देखो सेम आया है। इसका मतलब है कि आपका जो मोमेंटम है वो कंजर्व है, यानी कि बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम आ रहा है, टोटल मोमेंटम दोनों बॉडी का टोटल मोमेंटम जो है वो 12 आ रहा था, और आफ्टर कोलिजन यानी टकराने के बाद दोनों बॉडी का
टोटल मोमेंटम 12 आ रहा। इसका मतलब है कि आपका सिस्टम कंजर्व है, यानी कि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। ठीक है, वैसे आइडियली इट्स नॉट पॉसिबल, बट इन फिजिक्स अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही किसी सिस्टम के ऊपर, आइसोलेटेड सिस्टम का वही मतलब होता है कि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, तो वो आपस में जो फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स एक दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं। जो पहले की फोर्स है वो दूसरे को दे देगा, जो दूसरे की फोर्स है वो पहले को दे देगा, फोर्स कह लो या वेलोसिटी कह लो। ठीक है, तो इस वजह से इंटरचेंज, तो इंटरचेंज करेगा, आखिर में तो सम होगा, आखिर में तो आंसर उनका सेम ही आएगा। तो ये बेसिकली जो कंजर्वेशन का मतलब था ना, वो ये मतलब था कि सेम रहेगी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। ओके, सो बॉल वाली एग्जांपल हमने देख ली। नाउ लेट्स रीड इट आउट कि इसमें अभी लोग क्या कह रहे हैं हमसे। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम मैंने बताया था क्या होता है, अ सिस्टम जिसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट जो है वो नहीं कर रही। ठीक है, वो आपका आइसोलेटेड सिस्टम होता है। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग, मतलब कि F इज इक्वल टू 0। अभी जैसे मैंने बात की कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो यानी F इज इक्वल टू 0। देयरफॉर न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम कैन बी रिटन एज, कि न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो मोमेंटम की टर्म्स में, या मोमेंटम की टर्म्स में हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमने किया था ऊपर कि हमने F इज इक्वल टू वो सारा हमने इक्वेशन करके और उसको हमने डेल्टा P के बराबर लेके आए थे कि F इज इक्वल टू डेल्टा P F ऑन P होता है। ठीक है, तो ये वो इक्वेशन है, मैं इसको दोबारा से लिख देती हूँ। आपके पास इक्वेशन क्या थी, F इज इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। ठीक है, अब इस डेल्टा P अपॉन डेल्टा T को जो है उन्होंने क्या किया है, ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन है इसको उन्होंने यहाँ पे आगे यही वाली इक्वेशन लिखी है, बट F इज 0 बिकॉज अभी हमने ऊपर बात की कि नेट फोर्स 0 है, तो 0 इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T हो गया। ठीक है, और आपको पता है अगर मैं डेल्टा P को ओपन करती हूँ तो कोई भी डेल्टा होता है उसका मतलब होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल। तो अब अगर डेल्टा P है तो इसका मतलब P फाइनल माइनस P इनिशियल, यानी मोमेंटम का फाइनल माइनस मोमेंटम का इनिशियल। तो यहाँ इन्होंने वो चीज लिखी अपॉन डेल्टा T। अब अगर मैं क्या करूं कि ये जो आपका वो है अच्छा, इस डेल्टा T को अगर मैं वहां लेके जाऊं उस जगह पे 0 के साथ, तो डेल्टा T यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड उससे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जब 0 के साथ डेल्टा T चला जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होगी तो वो तो 0 हो जाती है, तो ये 0 हो गया। फिर क्या हुआ, एक स्टेप इन्होंने मिस किया, मैं आपको वो स्टेप करके दिखाती हूँ। जब आपने क्या किया, डेल्टा T को आप सॉरी डेल्टा T को आप लेके आ गए, डेल्टा T को जब आप लेके आ गए 0 के साथ, तो ये हो गया डेल्टा T इज इक्वल्स टू 0, सॉरी डेल्टा T मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है, इज इक्वल्स टू पीछे क्या बचा, PF माइनस PI। ठीक है, यही चीज बची। अब ये हो गया 0 इज इक्वल्स टू PF माइनस PI। अब PF PI यहाँ पे माइनस हो रहा है, मैं इसको दूसरी साइड पे लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो 0 से मैं प्लस करूंगी तो मेरे पास वही आएगा, PI ही आएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास PI इज इक्वल्स टू PF। फिर मैं इसको इन्वर्ट कर दूंगी तो ये चीज बन जाएगी। अच्छा मिस, हम PF को वहां क्यों नहीं लेके गए, क्योंकि मुझे माइनस का साइन खत्म करना है, तो अगर मैं PF को वहां लेके जाऊंगी तो PF के ऊपर भी माइनस आ जाएगा, है ना। तो मैंने सिंपल क्या किया, मैंने PI जो जिसके साथ नेगेटिव साइन है उसको मैं दूसरी साइड लेके गई तो ये पॉजिटिव हो गया, फिर मैंने इस चीज को फ्लिप कर दिया तो मेरे पास ये चीज आ गई, PF इज इक्वल टू PI। अब PF को क्या फॉर्मूला होता है, या P क्या है, मोमेंटम, तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है M इंटू MV। तो अगर फाइनल का मोमेंटम है तो फाइनल का मास और फाइनल का भी, और अगर इनिशियल का मोमेंटम है तो इनिशियल का मास और इनिशियल का भी। अच्छा, मास तो फाइनल इनिशियल का सेम ही रहता है, वैसे F और I इनिशियल के साथ वो वेलोसिटी के साथ सिर्फ आना चाहिए था, बट जस्ट टू एक्सप्लेन इन्होंने ऐसे करके आपके पास लिख दिया। तो यानी बेसिकली ये मतलब है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, या बिफोर समथिंग एंड आफ्टर, यानी कि एक बॉडी का मोमेंटम शुरू में और आखिर में जो है वो सेम रहता है अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर नहीं आ रही। ठीक है, अच्छा
हमने इस चीज को प्रूफ करना है। हमने इस चीज को जो हमने कल जो बॉल वाली एग्जाम्पल के अंदर इसको प्रूफ किया था, उसी तरह हमने इसको अब यहाँ पे भी प्रूफ करना है। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स आइसोलेटेड सिस्टम द फाइनल मोमेंटम PF of the system must be equal to the initial momentum। ये बात है, मतलब ये this is the whole point। If no external force acts on the system of the particles, the total momentum of the system cannot change। कि अगर कोई external force नहीं लग रही, तो जो total momentum है system का वो change नहीं होगा। सही है, यानी momentum शुरू में और आखिर में same रहेगा। This enables us। अच्छा, अगर कोई single object होगा, अगर एक single object की हम बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी ऐसे ही रहेगा, उसका तो मोमेंटम बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट्स है, जैसे हमने बॉल वाली एग्जांपल में देखा, तो उसमें दो बॉल्स थी, लेकिन उन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, वो आप अपनी ही फोर्सेस एक दूसरे में एक्सचेंज कर रहे थे, अपनी ही वेलोसिटीज एक दूसरे में एक्सचेंज करते, इंटरचेंज कर रहे थे, तो उसके अंदर जो है कोई डिफरेंस तो हुआ नहीं, यानी कि वो एक ने दूसरे को दे दी, दूसरे ने तीसरे को, पहले को दे दी, तो वो उनकी आखिर में आंसर सेम ही आया, जिस तरह हमने बॉल वाले एग्जाम्पल में देखा था। ठीक है, तो ये वो वाला सा एग्जाम्पल है, वो वाली चीज है। अच्छा, if no external force acts in the system, the total momentum of the system cannot change। This enables us to write the law of conservation of momentum, which states the momentum of an isolated system remains constant। क्या बताता है ये लॉ, क्या है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, कि the momentum of an isolated system remains constant। Isolated system is the must to mention। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी। अगर मैंने आइसोलेटेड सिस्टम नहीं लिखा, तो इसका मतलब कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही होगी, तो मेरा ये लॉ खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज मस्ट टू राइट आइसोलेटेड सिस्टम, और उसकी वजह से फिर आपका मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो दिस इज बेसिकली दी लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सही है। अच्छा, नाउ अब इसको हम गन और उसकी एग्जाम्पल में देख लेते हैं, गन और बुलेट की एग्जाम्पल। अब हमने पहले दो बॉल्स की एग्जांपल देखी थी, अब हम बुलेट और गन की बात करते हैं। हमने बहुत देखा है कि फिल्मों में एंड डिफरेंट कार्टून्स में, ड्रामों में, कि गन्स लोग शूट करते हैं, उसमें गन और बुलेट तो हमने बहुत दफा देखी है, बट वो एक्चुअली काम कैसे करती है, वो बेसिकली इस मोमेंटम के सारे सिस्टम पे ही काम करती है। तो लेट्स सी, कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ अ बुलेट मास m एंड गन ऑफ मास, अच्छा बुलेट का मास इन्होंने लिखा है b का मतलब बुलेट है, और गन ऑफ द मास mg, और गन का मास g है, तो mg लिख दिया उसको। Such that before firing the total initial momentum, that is initial is equals to 0 of the system is 0 is shown in the figure। अच्छा, अब इसमें बता क्या रहे हैं, अब मिस गन तो हम ही चला रहे हैं, तो ये आइसोलेटेड कैसे हुआ? तो बेटा गन हम चला रहे हैं, हम तो सिर्फ उसका ट्रिगर पुल कर रहे हैं ना, हमने बुलेट को पुश तो नहीं किया कि वो बुलेट निकल रही, बुलेट को तो मैंने फोर्स नहीं दी, बुलेट को फोर्स तो गन नहीं दी है ना। बुलेट को फोर्स, जैसे मैंने सिर्फ ट्रिगर पुल किया, तो ट्रिगर पुल करने की वजह से जो फोर्स जो क्या कहते हैं, गन के अंदर जो फोर्स प्रोड्यूस हुई, वो गन ने उस फोर्स से बुलेट को पुश किया, तो बुलेट बाहर निकली है। ठीक है, तो अब ये कैसे हुआ है, अभी किस तरीके से हुआ है, अब इसको हम देखते हैं। देखो आपके पास ये बुलेट पड़ी हुई है रेड कलर MB, और ये आपका गन है, इसका मास है MG। दोनों के पहले तो मुझे मासेस पता चल गया। अब स्टार्टिंग में इन्होंने क्या बोला कि इनिशियल मोमेंटम इज 0। व्हाई इज दैट? बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी, अभी जब तक आपने ट्रिगर पुल नहीं किया, अभी गन और बुलेट एज इट इज रखे हुए हैं, जब तक गोली नहीं चल रही, तो अभी तो मतलब गन रेस्ट पे है, तो गन भी रेस्ट पे है, बुलेट भी रेस्ट पे, यानी कि वेलोसिटीज जो है दोनों की वो क्या हो गई, UB, यानी कि जो बुलेट की वेलोसिटी है वो भी 0 हो गई इनिशियल, और UG जो कि आपके पास गन की इनिशियल वेलोसिटी है वो भी क्या होगी, 0। तो जब वेलोसिटी 0 होगी, तो आपके पास होता है MBUB, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी 0 तो मास तो ऑटोमेटिकली 0 हो गया ना, तो जब ये 0 हो गया, तो इसका मतलब मोमेंटम ही 0 हो गया। सही है, तो इसलिए इन्होंने लिखा कि इनिशियल मोमेंटम 0, यानी कि इन दोनों को जब मैं प्लस करूंगी, इसका मोमेंटम और इसका बुलेट का और गन का इनिशियल मोमेंटम जब मैं ऐड करूंगी, तो वो दोनों क्या आएगा, मेरे पास 0 ही आएगा। ठीक है, अच्छा फिर क्या होता है, अब इस सिस्टम को देखें जो सेकंड वाला है। अब क्या हुआ कि जब आप गन जो है जब बुलेट को फायर करती है, तो जब बुलेट को उसने जो है ना वो पुश किया, तो बुलेट बाहर की तरफ गई, और वो पुश करने की वजह से, अब देखो इसके अंदर एक पुश बटन होता है, समझो ये पुश बटन है, ये अंदर जो है ना वो बुलेट पड़ी हुई है। सही है, अब जब इसने बुलेट को पुश किया, तो इसने बुलेट के ऊपर फोर्स लगाई, तो बुलेट ने भी तो कोई फोर्स लगाई होगी, है ना। जैसे हमने आइसोलेटेड सिस्टम में बॉल वाले में देखा था कि एक बॉल
1 बॉल 2 पे अपनी फोर्स लगा रही है, तो 2 जो है वो 1 पे लगा रही है, जिसकी वजह से उनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती है। ठीक है, तो जो फोर्स गन ने जब बुलेट पे लगाई तो वो बुलेट तो गई गई, लेकिन जाते हुए बुलेट ने भी गन के ऊपर एक फोर्स लगाई, जिसकी वजह से गन भी आपके पीछे हो जाती है। अच्छा, वेन एवर आपने कभी गन चलते हुए देखी हो करीब से, या लाइक मूवीज के अंदर ही अगर बहुत थोड़े से जैसे क्लोज व्यू में आपने देखा हो, तो जब भी गन फायर होती है ना, तो गन आपके ऐसे एकदम से पीछे जाती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिकॉइल। ये देखो बुलेट चली गई और ये गन देखो पीछे की तरफ कार्स को मिल गया। क्या इट्स लाइक अ पुश। ये देखो जैसी बुलेट फायर हुई, बुलेट बाहर और गन एकदम से पीछे हो गई। ठीक है, तो समझ में आ गई, विजुअली हमने देख लिया, अब हम इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। आफ्टर फायरिंग द बुलेट मूव्स विद वेलोसिटी वी। जब फायर कर लिया उसके बाद जो बुलेट है इट मूव्स विद द वेलोसिटी वी। उस वेलोसिटी को मैंने बी का नाम दे दिया। ठीक है, बुलेट को वो करने के लिए मैंने बी लिख दिया, जैसे हमने बॉल के लिए 1 2 लिखा था, तो मैंने यहाँ पे बी लिख दिया। in one direction and the rifle recoils with velocity vg in the other direction। राइफल जो वो गन है, जो वो राइफल है जिससे इसको फायर किया आपने, वो रिकॉइल होती है विद वेलोसिटी vg इन अदर डायरेक्शन, यानी बुलेट आगे जाती है तो गन जो है वो पीछे की तरफ आती है। दिस इज कॉल्ड, ये पीछे आने की वजह से इसको रिकॉइलिंग कहते हैं। सही है, इन अदर डायरेक्शन सच दैट द टोटल फाइनल मोमेंटम पी फाइनल इज जीरो, इज अगेन जीरो। इसका फाइनल मोमेंटम जो है वो फिर से 0 हो गया। कैसे, अब इसको हम पढ़ते हैं। अब इन्होंने ये बोला हमें कि फाइनल और इनिशियल दोनों मोमेंटम्स आपकी क्या हैं, 0 हैं। अब कैसे, अच्छा इन्होंने यहाँ पे आपको प्रॉपर यहाँ पे इन्होंने करके नहीं दिखाया, बट हम इसको खुद से वो कर लेते हैं, एनालाइज करेंगे। जब देखो इनिशियली सेम का मतलब क्या है कि पहले और बाद में सेम होना चाहिए। तो इनिशियल डायरेक्शन में इनिशियली दोनों चीजें रेस्ट पे थी। हमारी जो बॉल वाला एग्जाम्पल था उसमें दोनों मोशन पे था, राइट, दोनों मोशन में थी। लेकिन गन वाले एग्जाम्पल में दोनों मेरे पास रेस्ट पे थी, यानी इनका मोमेंटम 0 आ रहा था। रेस्ट का मतलब वेलोसिटी 0, तो वेलोसिटी 0 तो मोमेंटम 0। तो इसका जो फाइनल है वो भी 0 आना चाहिए था। तो बुलेट आगे चली गई, बुलेट आगे कहीं जाके स्ट्रक कर गई, गन जो है वो वापस पीछे आके अब रुक गई। तो यानी दोनों की जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो 0 हो गई, है ना। वो कोई चल तो नहीं रही, जैसे बॉल टकराने के बाद चल रही थी, बट गन ने गोली चला दी, गोली निकल गई, गन भी पीछे आ गई, बस अब दोनों चीजें दोबारा रेस्ट पे आ गई। तो यानी कि फाइनल भी इनकी क्या हो गई, 0 हो गई। तो इनिशियल और फाइनल दोनों मोमेंटम 0, इसका मतलब यहाँ पे आपके पास मोमेंटम जो है वो कंजर्व है। ठीक है, मोमेंटम जो है वो आपका क्या है, कंजर्व है। इसका क्या, अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। सही है, अब इस इक्वेशन को हमने जो है ना वो क्या करना है, अब इसको बस हमने इसका एक फॉर्मूला से बना देना है। हमारे यहाँ पे आके ये वाला जिसकी कहानी थी कि कंजर्व होनी चाहिए, कहानी यहाँ पे आके मेरी कंप्लीट हो रही है। सही है, फिर इन्होंने इस कहानी से कहा कि अब हम अगर मुझे किसी की फाइनल वेलोसिटी निकालनी हो तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ। ठीक है, अच्छा अब आप कहेंगे मिस यहाँ तो इसकी फाइनल वेलोसिटी जब 0 हो गई तो फिर आप क्यों निकालें, तो वो रेस्ट पे आने से पहले जो वेलोसिटी है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों का जो सम है वो आपके पास आके 0 आ रहा है, लेकिन जस्ट बिफोर गेटिंग टू रेस्ट कोई ना कोई इनकी वेलोसिटीज तो होंगी। तो वो मुझे फाइंड आउट करने के लिए हम कैसे फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि मैं लिख दूं पी एफ इज इक्वल्स टू 0 आया। अब पी एफ को क्या मतलब होता है, अब क्योंकि 2 बॉडीज है तो एक बॉडी का पी एफ भी आएगा, दूसरी बॉडी का पी एफ भी आएगा। सही है, तो इसको हम लिखते हैं पी एफ बी और प्लस पी एफ जी। तो पी एफ बी में मतलब बुलेट की फाइनल वेलोसिटी में क्या है, फाइनल मोमेंटम में क्या है, मास और वेलोसिटी, और इसी तरह गन की मास और वेलोसिटी दोनों को प्लस के ये एक इक्वेशन बन गई। अब आप क्या करें कि इस बुलेट को जो है आप उठा के दूसरी साइड पे लेके जाए, तो ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो वेलोसिटी मैं निकालती हूँ, हम इसलिए रिकॉइल वेलोसिटी को हम लोग वो करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि रिकॉइल वेलोसिटी ज्यादातर गन वाले ही आते हैं, तो उसमें आप रिकॉइल वेलोसिटी को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो रिकॉइल वेलोसिटी का मतलब कि डायरेक्शन उसकी क्या है, बैकवर्ड्स है, वापस। जैसे बुलेट तो वहां गई लेकिन और गन का मुंह भी उधर है, बट गन जो है वो पीछे की तरफ आ रही है, इसका मतलब साइन इसका नेगेटिव हो, जो उसकी डायरेक्शन बता रहे हो इसीलिए। तो ये नेगेटिव साइन जो है वो उसकी डायरेक्शन शो करेगा। और बाकी फिर ये जो एम, अब आपको क्या निकालना था, रिकॉइल वेलोसिटी नहीं, यानी कि आपको गन की रिकॉइल वेलोसिटी यानी गन की फाइनल वेलोसिटी निकालनी। तो आपने वो निकाल ली, वो निकालने के लिए आपने एम जी जो है वो आप दूसरी साइड पे ले गए, एम जी यहाँ मल्टीप्लायर है, वहां आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी फॉर फाइंडिंग आउट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। ठीक है, ये एक इन्होंने
एडिशनल इसमें चीज डाल दी, यहाँ तक हमारा वो जो लॉ है वो प्रूव हो रहा है कि हाँ दोनों जो है वो फाइनल और इनिशियल जीरो है। बट अगर मुझे जो है ना वो जी निकालना है यानी रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है तो उसके लिए मैं ऐसा फॉर्मूला इसमें से कंस्ट्रक्ट कर सकती, ठीक है। सो द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द वेलोसिटी ऑफ द गन इज ऑपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, दैट इज द गन रिकॉइल्स। इसका मतलब कि गन जो है वो रिकॉइल का मतलब पीछे आ रही है, सही है। Since mass of the gun is much lighter than the bullet, therefore the recoil is much smaller than the velocity of the bullet, ठीक है। आप कह रहे हैं क्योंकि मास जो है वो गन का बहुत ज्यादा बड़ा है बुलेट से, तो गन ने बुलेट पे ज्यादा फोर्स लगाई है लेकिन बुलेट ने गन पे कम फोर्स लगाई है, सही है। बुलेट के अंदर ताकत कम होगी ना तो उसने कम फोर्स लगाई, लेकिन जो गन है उसने ज्यादा फोर्स लगाई बुलेट के ऊपर, तभी तो बुलेट इतनी तेजी से आगे चली जाती है, लेकिन गन सिर्फ हल्की सी पीछे होके वहीं आपके हाथ में रहती है। अगर सोचो सिमिलर वेलोसिटी लगा रही होती बुलेट भी, तो वो गन भी बुलेट की तरह इतनी तेज पीछे की तरफ जाती, वो भी गोली बन जाती फिर, है ना। बट दैट्स नॉट द केस, तो दिस इज व्हाई दिस इज नॉट द केस, क्योंकि इन दोनों के मासेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब आपके पास एग्जाम्पल है 3.6 राइफल रिकॉइल। हमने ऊपर रिकॉइल पढ़ लिया है अच्छे से कि क्या होता है क्या नहीं होता। अब हम जो है ना वो राइफल की रिकॉइल वेलोसिटी हम यहाँ पे निकालें। अहमद फायर्ड अ बुलेट ऑफ मास 17 ग्राम्स फ्रॉम हिज हंटिंग गन। अहमद ने एक बुलेट फायर की है, ठीक है, जिसका मास कितने 17 ग्राम्स। तो हम बुलेट का मास कितना हो गया 17 ग्राम, मैंने लिख दिया MB इज इक्वल टू 17 ग्राम एंड आई नो कि मुझे उसको केजीज में कन्वर्ट करना होता तो मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया। ऑफ फ्रॉम हिज हंटिंग गन ऑफ मास 3 kg, हंटिंग गन का मास कितने 3 kg, तो मैंने गन लिखते MG करके इसमें मैंने लिख दिया 3 kg। इफ द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट वर 350 मीटर पर सेकेंड, अगर वेलोसिटी बुलेट की कितनी है 350 मीटर पर सेकेंड, अच्छा फायर कर दिया, अब फायर करने के बाद की वेलोसिटी है, ठीक है। आपको पता है फायर करने से पहले तो बुलेट प्रेस पे, तो फायर करने से पहले तो जीरो है, बट जब फायर कर दिया तब उसकी वेलोसिटी हुई 350 मीटर पर सेकेंड। What would be the recoil velocity of the air gun? तो उस गन की recoil velocity क्या होगी आपको वो निकालना है, ठीक है। बुलेट की वेलोसिटी आपको दे दी, आपको recoil ऑफ द गन निकालना है, यानी कि बुलेट की फाइनल वेलोसिटी आपके पास है, गन की फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है। गिवन इज मास ऑफ द राइफल, आपने लिख लिया, मास ऑफ द बुलेट लिख दिया, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट आफ्टर फायरिंग VB, V का मतलब फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो VB लिखा है, इसका मतलब बुलेट की फाइनल वेलोसिटी वो कितनी है आपके पास 350। अच्छा अब उसके बाद वेलोसिटी ऑफ अ राइफल आफ्टर फायरिंग आपको निकालनी है, जो है BG, जिसको हम रिकॉइल स्पीड भी कहते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के जरिए हमारे पास क्या वो है इक्वेशन है जो हमने आंखों में डिराइव किया था, तो जो फाइनल मोमेंटम है वो जीरो होना चाहिए। उसका मतलब कि जो फाइनल मोमेंटम बुलेट का, फाइनल मोमेंटम गन का, वो होना चाहिए इक्वल टू जीरो। तो आप क्या करो कि आपने ये एक इक्वेशन ये बन गई, उसके बाद अच्छा अगर आपको ये फॉर्मूला याद है रिकॉइल गन का तो फिर तो आपको ये सारी कहानी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको एक फॉर्मूला भूल गया है तो फिर आप ये कहानी कर सकते हैं, ठीक है। आपने इक्वेशन लिखी, NB को आप उठा के आप इस साइड पे ले आओ तो ये प्लस हो रहा है, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, सही है। फिर आपको निकालना क्या है VG, तो आप VG को अकेला छोड़ के उसके साथ जो चीज होंगी उनको दूसरी साइड ले जाओगे। MG यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे आके होगा डिवाइड। MB अपॉन MG और माइनस का साइन क्या बच्चों करते हैं हमें कि ये रिकॉइल स्पीड की हम बात करें, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन वाली स्पीड की। MB की वैल्यू की मैंने पुट कर दी, BB की वैल्यू मुझे की मैंने पुट कर दी, MG की वैल्यू की मैंने पुट की, कैलकुलेटर में डाला, इनको सॉल्व किया तो VG इक्वल्स टू -1.98 मीटर पर सेकेंड, इसका मेरे पास क्या बन गया आंसर आ गया, ठीक है। तो ये जो आपके पास 1.98 है ये आपके पास क्या बन गया रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन आ गई। अब ये जो माइनस है, माइनस साइन क्या शो करे कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में गई है, ठीक है। अच्छा negative sign is for direction opposite to that of the bullet's velocity. The gun will move in opposite direction but with a smaller velocity as compared to the bullet because of its greater
मास देन दी बुलेट। सही है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो स्मॉलर है कंपेयर टू द बुलेट बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेटर मास, क्योंकि इसका मास जो है वो बुलेट से ज्यादा, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो कम हो। सही है, क्योंकि बुलेट का मास कम है तो बुलेट ने कम फोर्स लगाई है, लेकिन गन का मास ज्यादा है इसलिए गन ने यानी एक दूसरे के ऑपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। गन बुलेट पे लगाती है, बुलेट गन पे लगाती है, तो जिसका जितना मास होगा वो उतनी ज्यादा फोर्स लगाए। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया होगा। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।